नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजा शंकर पांडे अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी किडनी में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ फिर मैं बता देता हूं आपको। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं भी एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूं। सन 2019 में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और मेरे फादर इन लॉ ने मुझे किडनी दी थी। और मैं किडनी से रिलेटिव अपनी सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करता हूँ, अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि किडनी ट्रांसप्लांट में क्या दिक्कत आती है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कैसा खान पीन रहना चाहिए, आदमी क्या कर सकता है, क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, क्या परहेज़ करना है। ये सब चीज़ें मैं अक्सर अपनी सारी वीडियो में हमेशा शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, अभी तो मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा था, जो आज मैं पार्ट 3 में आपको बताऊँगा कि ट्रांसप्लांट जब आदमी का हो जाता है तो वो कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहते हैं। तो 7 दिन तक मैंने आपको बताया था। 7 दिन का इनका एक प्रोसीजर होता है जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को वहाँ रखा जाता है, डोनर को और इसको। तो डोनर को क्या है कि 7 दिन के पहले ही उनको रिलीव कर दिया जाता है, 4 दिन के बाद डोनर को रिलीव कर दिया जाता है। डोनर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। डोनर को कुछ महीनों की मेडिसिन रहती है, क्योंकि ऑपरेशन होता है, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है दोस्तों। और एक टाँका लगा रहता है पूरे शरीर में हमारे। तो उसको सुखाने के लिए पैरासीटामोल की दवाई दी जाती है और डोनर को डोलो दी जाती है, बुखार ना आए। और कुछ इन्फेक्शन की दवाई उनको भी दी जाती है, कुछ दवाई हमें भी दी जाती है। पहले मैं डोनर की बात कर रहा था, तो डोनर के बारे में पूरी चीज़ें आपको मैं बता दूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो हर आदमी के माइंड में चलती रहती है। ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांट कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, ये सब पूछते रहते हैं एक दूसरे से। जब भी हॉस्पिटल जाओ तो आपसे, अगर आपका ट्रांसप्लांट हो तो आपसे कोई भी पूछेगा जो डायलिसिस पे होगा, ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहा होगा, तो यही पूछता है, भाई ट्रांसप्लांट के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कैसा हुआ, क्या प्रोसीजर। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को मैं आसान करने के लिए वीडियो बनाता हूँ और अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमेशा शेयर करता हूँ। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है डोनर के साथ। पहले दिन जब ट्रांसप्लांट हो जाता है हमारा, तो उस दिन, अगले दिन जब हमें होश आता है, तो सबसे पहले हम लोगों को लिक्विड दिया जाता है। हार्ड का कोई भी खाना, मोटा खाना नहीं दिया जाता। अनाज, जैसे मोटा अनाज जिसे कहते हैं, दाल चावल रोटी, ऐसा कोई भी भोजन हमें नहीं दिया जाता है। हमें सिर्फ लिक्विड दिया जाता है, वो भी लिमिट मात्रा में। जैसे कोई जूस होगा, सूप होगा, ये सब चीज़ दी जाती है डोनर को भी और रिसिप्शिएंट को, जिसका ऑपरेशन हुआ है, दोनों को। और दोस्तों, एक चीज़ और है इसमें। पहले दिन तो मेरे को जितना यह नॉलेज है कि यही प्रक्रिया थी कि हमें लिक्विड दिया गया था और जो यूरिन आता था, हमारी बोतल लगी थी, बीपी मॉनिटराइज किया जाता था। हर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद डॉक्टर राउंड पे आते थे, चेक करते थे क्रेटिनाइन और सीबीसी, यूरिन रूटीन की जो रिपोर्ट होती है, आउटपुट कितना आया है, इनपुट कितना लिक्विड ले रहे हैं। और दोस्तों, पहले दिन तो बड़ा तकलीफ़ होती है। फिर दूसरे दिन हमें धीरे धीरे और मेडिसिन देखी कम की जाती है। जो नली होती है वो निकाल दी जाती है, डोनर से भी और रिसिप्टेंट के भी। तो दोस्तों, मैं आपको ट्रांसप्लांट के दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ कि दूसरे दिन क्या होता है। फिर दूसरे दिन के बाद रिपोर्ट देखी जाती है, टेक लेवल की भी देखी जाती है, सीबीसी, यूरिन रूटीन, ये नॉर्मल रिपोर्ट देखी जाती है। तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे भी दिन हमारा सेम यही प्रोसीजर होता है। सुबह सुबह उठाया जाता है, 4:30-5 बजे करीब स्नान ध्यान करवाया जाता है। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसीलिए मिलने के लिए बहुत कम लिमिट में टाइम दिया जाता है। और मिलना क्या है, ऐसा कि बाहर से दिखाई दिया जाता है। एक जो कांच लगा रहता है, हम अंदर रहते हैं आईसीयू में, जहाँ मैं बीएल के हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, अदर हॉस्पिटल का तो मैंने देखा नहीं है। उसमें क्या होता था, जो भी मिलने आता था उसको पूरा एकदम पैक किया जाता था, ताकि दूर से, मतलब कम से कम 10 से 20 मीटर की दूरी रहती थी। वो दरवाज़ा लॉक रहता था, बस जो अंदर जो रहते थे नर्स और डॉक्टर ही हमारे पास से आसपास रहते थे। हमेशा वो हमें रिपोर्टिंग, हमारा मॉनिटर जो लगा रहता था पीछे, उस मॉनिटर को देखते रहते थे कि उनका बीपी कितना हो रहा है और ऑक्सीजन का लेवल क्या है। ये सब चीज़ वो रजिस्टर में मेंटेन करते थे। तो दोस्तों, यही सब चीज़ें चलती रहती थी। तीसरे से चौथे दिन के बाद क्या होता था, चलाया जाता था। सबसे पहले डोनर को वो थोड़ा सा पकड़ के, दोनों हाथ पकड़ के, वो धीरे 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 चलाते थे, वॉक करवाते थे, 10 कदम 20 कदम। लेकिन वो कदम बहुत रखना बहुत भारी पड़ जाता, बहुत, मतलब ऐसा लगता था कितना वजन है हमारे शरीर का। चलना बड़ा मुश्किल होता था शुरू में 1-2 दिन तो दोस्तों, ये थी डोनर की बात। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। सेम प्रोसीजर मेरे साथ होता था। और एक चीज़ और, हमें भाप दी जाती थी सुबह शाम। सुबह भाप दी जाती थी मॉर्निंग में, और फिर रात को सोते टाइम भाप दी जाती थी। आई मीन वो भाप दी जाती थी ताकि हमें खांसी जुकाम या फिर हमारे अंदर कफ ना जम जाए, क्योंकि इन्फेक्शन का बहुत खतरा होता है, इसलिए भाप दी जाती है। अब चौथे दिन क्या होता है, डोनर को छुट्टी कर दी जाती है। चौथे या 5वें दिन डोनर को छोड़ दिया जाता है। 7वें दिन हमें छोड़ा जाता है। 7वें दिन क्या होता है मैं बता रहा हूँ। मुझे भी तीसरे दिन उन्होंने खड़ा किया, जब धीरे धीरे डॉक्टर ने हाथ पकड़ा और नर्स ने हाथ पकड़ा, मेरी रिपोर्ट देखी, कह रहे ठीक है, आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी अब समझ में आने लग गया क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो भी नली हटा दी मुँह से और थोड़ा थोड़ा खाना दिया जाता था।
1-2 रोटी खाता था, थोड़ी सी दाल पीता था, फ्रूट दिए जाते थे सुबह शाम। और उसके बाद और क्या था दोस्तों, सब मैं धीरे धीरे याद करके आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है दोस्तों। और छठे दिन क्या हुआ था, तो सुबह सुबह मुझे नहाने के लिए ले गए थे। वो नहाने का वो ऐसे आराम से तौलिया गीली करके पूरा शरीर पोंछ लेते थे, और वहीं पे हमारे कपड़े बदल दिए जाते थे। और 7वें दिन जब मुझे डिस्चार्ज करना था, तो उन्होंने मुझे चलवाया था सुबह शाम थोड़ा थोड़ा, 10 कदम, 15-20 कदम आगे पीछे दाएँ बाएँ। उससे क्या होता था, थोड़ा शरीर का सर्कुलेशन होता था। फिर रिपोर्ट देखी गई। 7वें दिन मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर ने मुझे डाइट प्लान दे दिया कि ट्रांसप्लांट के बाद क्या खाना है, क्या परहेज़ करना है। वो भी मैं एक वीडियो में दोस्तों शेयर करूँगा कि ट्रांसप्लांट के बाद हमें क्या क्या खाने चाहिए और क्या क्या खाने चीज़ में परहेज़ करना चाहिए। तो 7वें दिन जब डिस्चार्ज करने से पहले हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सुनील प्रकाश जी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि देखो, पानी पीना है, और इन्फेक्शन वाली जगह से जहाँ पे प्रदूषण हो या गंदगी ज़्यादा जगह हो, वहाँ पे रहना नहीं है। क्योंकि हम दोस्तों सदरपुर सेक्टर 45 में रहते थे, तो हमें एक नया कमरा शिफ्ट करना पड़ा वहाँ रेंट पे लेने के लिए, क्योंकि वहाँ तक हमारे घर तक ओला नहीं आ पाती थी। तो ओला के लिए, और वहाँ पे साफ़ सफाई थी, तो वहाँ रेंट पे हम रहे। वहाँ भी रेंट अराउंड 45,000 मंथली था, बहुत कॉस्टली था। लेकिन क्या करें, बड़ी मुश्किल से ट्रांसप्लांट हुआ था, बड़ी ऊपर वाली कृपा थी, और डॉक्टरों का अच्छा काम किया उन्होंने, तो वहाँ ट्रांसप्लांट हो चुका था। तो वहाँ पे हम रहते थे, कुछ 3-4 महीने हम वहाँ पे रहे। तो हर दूसरे या तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाना होता था, वहाँ ब्लड का टेस्ट किया जाता था। वही टेस्ट CBC, यूरिन रूटीन, क्रेटिनाइन, LFT, KFT, TFT का टेस्ट किया जाता था, रिपोर्ट दिखाते थे। और दोस्तों स्टार्टिंग के कुछ महीने में क्या होता है, जो दवाई जो होती है ना, वो दवाई की डोज हमेशा हमारी थोड़ी स्टार्टिंग में तो ज़्यादा होती है। क्या क्या दवाई हम खाते हैं, पैनग्राफ हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, और क्या हो गया, अगर बीपी है आपको एम्लोडिन दिया जाएगा, डेल्जियम दिया जाएगा। और अगर आपको कोई शुगर की बीमारी है, तो शुगर की आपको मेडिसिन चलेगी। तो स्टार्टिंग में तो हमें नली लगी रहती है, वो नली भी हटवानी होती है, यूरिन के लिए, आउटपुट के लिए एक बोतल सी रहती है, जो हमारे पेट के पास लगा के रखते हैं। वो जहाँ पे ऑपरेशन होता है वहाँ से टाई अप होता है वो। तो स्टार्टिंग में वो हटाते नहीं हैं, उसकी डेट दी जाती है, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद वो हटाई जाती है। उसका भी एक टेस्ट होता है, उसका भी एक प्रोसीजर है। तो हम तीसरे चौथे दिन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारी टेस्ट की रिपोर्ट देखी, फिर उन्होंने लिख दिया कि टेक लेवल करवाना है। टेक लेवल के बारे में दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखी है, टेक लेवल आखिर टेस्ट होता क्या है। टेक लेवल के बारे में मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा बता देता हूँ। टेक लेवल जो हम टेस्ट करवाते हैं, वो हमारी दवाई की डोज जो होती है, उसके बारे में बताता है कि हमारे शरीर में वो दवाई कितना काम कर रही है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें वो दवाई की डोज कम या ज़्यादा या बढ़ाई जाती है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है, वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आदमी के वेट के ऊपर कि वो कितनी दवाई खा सकता है। वो भी डॉक्टर वेट और हाइट दोनों मेज़र करते हैं। वेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है कि हमारा भूख बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, और डाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है। मैं क्या बताऊँ दोस्तों, मेरा 60 किलो वजन था ऑपरेशन के टाइम पे, और ट्रांसप्लांट के कुछ दिनों के बाद वो 65 किलो पहुँच गया था। तो बड़ी मुश्किल से उसे कंट्रोल करना पड़ा तो फिर दोबारा दोस्तों। तो दोस्तों आप भी ये गलती ना करना। गलती क्या हो जाती है यार, देखो बहुत दिनों तक हम डायलिसिस पे रहते हैं, हर चीज़ का परहेज़ होता है, डर लगा रहता है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद सब परहेज़ खत्म हो जाते हैं, सब चीज़ हम खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में खा सकते हैं। तो भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है दोस्तों। अब ये हो गया 15 दिन का प्रोसीजर, मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसप्लांट के 15 दिन में क्या क्या होता है। टेस्ट होता है, रूटीन चेकअप होता है, हर 5वें, 6ठे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन डॉक्टर आपको बुलाएगा, टेस्ट देखेगा। क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं, स्टार्टिंग के 3 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक नया ऑर्गन आया है किसी थर्ड पर्सन से, और हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट जल्दी करता नहीं है, जिसके लिए वो मेडिसिन दी जाती है हमें कि ये जो मेडिसिन जो होती है पैनग्राफ जो हम खाते हैं इम्यूनिटी पावर के लिए, ताकि वो जो हमारे शरीर में ऑर्गन आया है उसको रिजेक्शन ना करे। क्योंकि हमारा इम्यूनिटी पावर है और स्ट्रांग होगी तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, WBC, वाइट ब्लड सेल जो होते हैं। तो दोस्तों ये हो गया 15 दिन का प्रोसीजर। ट्रांसप्लांट के बाद 15 दिन तक क्या होता है। अब ट्रांसप्लांट के 15 दिन के बाद ये रूटीन चेकअप कम से कम 6 महीने तक रेगुलर चलता है। 6 महीने तक रेगुलर चलता है। 6 महीने के बाद डॉक्टर हमें फिर एक महीने के मंथ के गैप में बुलाता है कि 1 महीने बाद आओ, फिर दवाई दी जाती है। दोस्तों मेरी दवाई धीरे 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 कम होती चली गई थी। 2 mg 5 मॉर्निंग में डोज थी, और 2.5 mg शाम को। माइक्रोसॉफ्ट भी खाता था। बीपी की दवाई फिर मेरी धीरे धीरे बंद कर दी गई। फिर दोस्तों एक चीज़ और है, ये कहानी अभी तक मैं पहुँचा हूँ ट्रांसप्लांट के 6 महीने तक। 6 महीने तक हम घर पे थे, बेड रेस्ट पे था, किसी प्रकार कोई काम नहीं करता था मैं। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर सर कुछ काम कर सकते हैं? उन्होंने हाँ कोई नहीं, आप काम कर सकते हो। जुलाई 2019, जनवरी में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, जुलाई 2019 से मैंने घर पे ही बोला कुछ काम किया जाए। तो
वो एग्री नहीं हुए तो उस टाइम उन्होंने अभी थोड़े दिन और देख लो। पर घर में मन नहीं लगता था क्योंकि शरीर एकदम स्वस्थ हो गया था। सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता था, इवनिंग वॉक करता था, हर काम करने लग गया धीरे धीरे। खुद से डॉक्टर से मिलने जाने लग गया। पहले ओला बुक करके जाता था, अब मेट्रो से जाके डायरेक्ट से अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे बुक करता था। दोस्तों इस प्रकार से लाइफ चलती गई आगे। जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो फिर मैं जॉब करने की सोचा, तो जहाँ मैं पहले जॉब करता था फिर दोबारा मैं उसी कंपनी में गया, तो उनकी एक नई ब्रांच ओपन हो रही थी टेको टेको करके, तो वहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट कर लिया गया। उस लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आता है कि हम क्या किस प्रकार की जॉब कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। ट्रांसप्लांट के बाद हम हर प्रकार की जॉब कर सकते हैं, लेकिन हमें हैवी वेट नहीं उठाना, प्रदूषण में नहीं जाना, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, बाहर जाना तो मास्क जरूर लगा के जाना। जॉब आप कुछ भी कर सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो। तो दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम पे मैं क्या करता हूँ उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी मैं 2019 में हूँ, तो 19 की बात बता रहा हूँ, बैक पास्ट में अपने मैंने क्या क्या किया। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है जो मैं आपको बता दूं, ट्रांसप्लांट में आदमी घबराना नहीं चाहिए आपको। दोस्तों कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे जो भी कुछ हो जाए, समस्या तो आती और जाती रहेगी। अगर आपका हौसला बुलंद है और आप में इच्छा शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। लेकिन मैंने बहुत से पेशेंट को देखा है जो होपलेस हो जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे अब जो हो चुका है वो हो चुका है, आगे आने वाले के बारे में सोचो। लाइफ बहुत लंबी है, डरो मत, 4 दिन की तो ज़िंदगी वैसी ही है। अगर आप ज़्यादा टेंशन लोगे, ज़्यादा सोचोगे, बीपी हाई होगा, ये सब होगा, शुगर हो जाएगी। टेंशन ना लो दोस्तों, जो हो चुका है हो चुका है, जो आगे आने वाला है उसके बारे में सोचो और फाइट करो। दोस्तों ये मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस और रियल स्टोरी में और अपने बारे में आपको हर चीज़ बताना चाहता हूँ, ताकि आप अगर डायलिसिस पे हैं तो आप ना डरें। आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया तो आपको चिंता नहीं होगी यार कब तक किडनी चलेगी, क्या होगा। अरे जो होना होगा प्रभु ऊपर वाला सब देख रहा है। अपने ऊपर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो, कभी कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। दोस्तों जॉब लग चुकी थी मेरी, उस टाइम मुझे बाइक चलाने के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा था। ना मेरे पास बाइक थी ना स्कूटी थी, ऑपरेशन हो चुका था, पैसे भी इतने थे नहीं, घर की हालत कड़की थी, नौकरी करनी थी। क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब मदद कर देते हैं, लेकिन धीरे 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 सबसे मदद आनी बंद हो जाती है। जब मदद आनी बंद हो जाती है दोस्तों, उस टाइम आदमी को खुद ही कुछ करना पड़ता है। नौकरी मेरी लग चुकी थी, ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी, 15,000 रुपये मेरी सैलरी की नौकरी लगी थी, और कंपनी अच्छी थी, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के लिए मैं कैसे जाता था, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं ऑटो से मैं जाता था। ऑटो, वो भी कैसा ऑटो, शेयरिंग ऑटो से दोस्तों। नोएडा सेक्टर 45 से सेक्टर 63 जाता था मैं शेयरिंग ऑटो से। उसमें भी 4-5 लोग बैठते थे। उसी ऑटो में बैठ के मैं जाता था, मास्क लगाता था और अपनी पानी की बोतल जो मैं हमेशा बताता हूँ अपने साथ रखता था, और मेडिसिन। कभी कभी तो दोस्तों ऐसा होता था कि ऑटो में ही 9 बज जाते थे, वहीं पे मुझे मेडिसिन खानी पड़ती थी। ऑफिस में 10 बजे पहुंचा तो 10 बजे की मेडिसिन लेनी पड़ती थी। लेकिन मेरे जो सर थे बहुत कोऑपरेट थे, मेरे को बहुत ही सम्मान देते थे और मेरे साथ बहुत सहयोग करते थे। कभी उन्होंने मुझे फील नहीं होने नहीं दिया कि मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, कि उनके साथ भेदभाव किया जाए, अलग से रखा जाए। नहीं दोस्तों, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव लोग हमेशा मुझे मिलते गए। और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, आप सब भी पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव लोग के साथ रहें। नेगेटिव के साथ आप रहोगे तो आप नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत आ जाएगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं हमेशा इसलिए हर वीडियो में बताता हूँ, ताकि आप वीडियो पूरी देखें और अंत तक ज़रूर देखे करें मेरी वीडियो। क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ चीज़ मैं नहीं बताता हूँ जो आदमी को एनर्जी देता है, मोटिवेट करता है। हर वीडियो में मेरी आपको मोटिवेशन मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और कह देता हूँ यार, दोस्तों मेरी वीडियो तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। बेल आइकन प्रेस करे करो, हमेशा नई वीडियो बना सकूँ। जॉब काम अपना कर रहा हूँ उस टाइम, तो जिस प्रकार से वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं जैसा भी होता हूँ, जब मेरे पास सुविधा है, ज़्यादा फैसिलिटी तो है नहीं, एक मोबाइल है नॉर्मल सा, उसी मोबाइल से शूट करके आप तक ये वीडियो शेयर कर देता हूँ। और दोस्तों ये तो मेरी हो गई ट्रांसप्लांट के 1 साल की कहानी। सन 2019 में क्या हुआ था मेरे साथ, जॉब लग गई, ऑपरेशन हो गया, सब कुछ सेटलमेंट हो गया। अब चलते हैं जनवरी 2020 में दोस्तों। जनवरी 2020 में नौकरी सही चल रही थी, फरवरी में सब कुछ ठीक, ओके। फिर लगता है लॉकडाउन। लॉकडाउन लगता है तो दोस्तों लॉकडाउन की आगे की कहानी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि लॉकडाउन में मेरे साथ क्या हुआ। लॉकडाउन में मैं गाँव गया, वहाँ मैंने कैसे सर्वाइव किया, मेडिसिन की क्या क्या दिक्कत हुई। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आगे वाली वीडियो बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।